हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भूगोल की श्रृंखला शुरू की थी। भूगोल की श्रृंखला में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में हमने सामान्य परिचय इसके बारे में बताया था, जो ये मैप में बना हुआ है। आज प्रायद्वीपीय भारत के कुछ विशेष पहलुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने अपनी क्लास में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बता दिया था और मालवा के पठार के बारे में हमने बताया था। हमने बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार है। हमने ये बताया था। हमने ये भी बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला को बनास नदी पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है और आगे चल करके चंबल नदी में मिल जाती है। ये भी बताया था हमने मालवा के पठार में। हमने बताया था कि मालवा के पठार से दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता और वो नदी आगे बढ़ करके या आगे प्रवाहित होते हुए जा कर के यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में इटावा के पास बेतवा और चंबल दोनों मिल जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर के पठार और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और जो भी जैसा टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम ये मैप में जो भी जितना दर्शाया गया हुआ है, जो भी मैप में बताया गया था, इसके प्रायद्वीपीय भारत के पहली क्लास में जब हमने बताया था, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाने के पहले, यानी कि जिस दिन हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा रहे थे उस दिन हमने इसका समान परिचय दिया था। उस दिन मैंने सब कुछ बताया था, ये क्या बना हुआ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, उन सब के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो मैं सब आज फिर से समान परिचय के अंतर्गत मैं बता दूँ कि हमने पढ़ लिया अरावली पर्वत के बारे में, हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया मालवा के पठार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हमको छोटा नागपुर के पठार के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद हमको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम उसके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में भी अध्ययन करेंगे, या पूर्वी पश्चिमी घाट में जो भी पर्वत श्रृंखला हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम ये नीलगिरी की पहाड़ी है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। साथ में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम छोटा नागपुर के पठार से शुरुआत करते हैं। छोटा नागपुर का पठार जैसा कि मैप में दिखाया गया है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये जो बना हुआ है ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये पहाड़ी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे पूर्वी पहाड़ी, छोटा नागपुर के पठार की पूर्वी पहाड़ी, उसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। हमने ये सब पहले बताया था अपने पहली क्लास में। तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत हम सबसे पढ़ेंगे छोटा नागपुर के पठार का विस्तार। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे उसी के आगे राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर के पठार की पूर्वी पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है।
उसके आगे छोटा नागपुर के पठार से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है स्वर्णरेखा, दूसरा दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से दो नदियों का उद्गम होता है। एक है स्वर्णरेखा नदी, दूसरी नदी का नाम है दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकल करके पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और यहीं से छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर एक नदी आती है, यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है, उसमें जा कर के मिल जाती है। समझ में आया क्या मैंने बोला? छोटा नागपुर के पठार से दो नदियों का उद्गम होता है। मैंने बताया एक स्वर्णरेखा, दूसरी नदी का नाम बताया दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम होने के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में एक नदी है, उसका नाम है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी कौन सी है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये हुगली नदी, ये आके पश्चिम बंगाल राज्य में गुजरते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले गंगा नदी की एक धारा या गंगा नदी की एक शाखा दक्षिण की ओर, गंगा नदी की एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। गंगा नदी की एक शाखा मुख्य धारा का साथ छोड़ करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये यहाँ से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है, और वो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमने क्या बताया था अभी कि छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी उद्गम होने के पश्चात, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होने के पश्चात दामोदर नदी पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ उद्गम होती है दामोदर नदी का, और दामोदर नदी यहाँ से बहते हुए ऐसे प्रवाहित होती है, और ऊपर से आती है हमारी ऊपर से आती है हमारी एक नदी, उसका नाम है हुगली नदी, और आगे जा कर के हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर है? हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और उसके पहले हमने बताया ये वाली नदी, इसका नाम है दामोदर नदी। तो हमने बताया कि दामोदर नदी उद्गमित होने के पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होने के क्रम में आगे चल करके पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी से मिल जाती है। क्लियर है? इसके आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में पूर्णतः विभाजित करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में पूर्णतः विभाजित करती है। छोटा नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में पूर्णतः विभाजित करती है, तो हमने ये बताया कि दामोदर नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और मान लो ये छोटा नागपुर का पठार है, सपोज दैट ये छोटा नागपुर का पठार है, और दामोदर नदी का उद्गम यहाँ से होता है। तो यहाँ से उद्गम होने के पश्चात ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और आगे चल करके ये नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ये हो गई दामोदर, ये हो गई हुगली, और ये जब यहाँ से प्रवाहित हो रही थी
तो आगे चल करके ये यहाँ मिल गई। तो हमने बताया भी, बोला कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को यानी कि दामोदर नदी के उत्तरी भाग को, दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं, जबकि दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को, यानी कि उत्तरी भाग ये हुआ, दामोदर नदी का उत्तरी भाग ये हुआ, ये वाला भाग उत्तरी भाग हुआ और ये वाला भाग दक्षिणी भाग हुआ। तो दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं, जबकि दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को रांची पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने बताया था दूसरी नदी यहीं पर बताया था, छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, यह हमने बताया स्वर्ण नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पर, स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पर ही झारखंड की राजधानी, स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पर ही, सॉरी मुहाने नहीं, जहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है वहीं पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। मतलब कि स्वर्ण रेखा नदी के बगल में ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। इसके आगे इसको रफ कर दे रहा हूँ। अभी हमने बताया था दामोदर नदी के बारे में जब बता रहे थे, दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, हमने ही बताया था अभी कि दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, यहाँ से इधर जा रही है, मतलब पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में, हमने बताया इधर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर जाके मिल जाती है। तो भ्रंश घाटी हमने बताया, तो भ्रंश घाटी का मतलब है, भ्रंश का मतलब है कि देखो ये कोई पठार है, ये कोई पठार है और ये समतल मैदान है, ये समतल मैदान है, इसी को बोल दे सतह, ये सतह है। अब देखो ये जो है भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं, ये पूरा मैदानी भाग है, पठारी भाग समझो। ठीक है, अब देखो कि ये वाला इसके बीच का भाग, ये इतना काट करके मैं बता दूं, ये वाला भाग काट दिया तो मैंने बताया कि ये पहले यहाँ पठारी भाग था पूरा, लेकिन ये बीच वाला भाग जो है, बीच वाला भाग है, क्या हुआ, अंदर धंस गया, यानी कि अवतलित हो गया। तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश। तो और यहीं पर इसी भ्रंश के अंदर ही हमारी कौन सी नदी है, दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो हमने बोला कि दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता बसा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार भारत में, आगे छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से, यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में खनिज बहुत सारा पाया जाता है, इसलिए छोटे नागपुर के पठार को रूरल प्रदेश भी कहते हैं। क्यों, छोटा नागपुर के पठार को खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूरल प्रदेश भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लोहा, यूरेनियम वगैरह पदार्थ, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस कारण से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूरल प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि जर्मनी में जहाँ पर
सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है उस क्षेत्र को जर्मनी में रूर प्रदेश, उस क्षेत्र को जर्मनी में रूर प्रदेश कहते हैं। इसी कारण से भारत में भी छोटा नागपुर के पठार को हम रूर प्रदेश कहते हैं। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने बताया था अभी छोटा नागपुर के पठार में यूरेनियम पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में यूरेनियम की बात अभी मैंने किया था। यूरेनियम छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जादू खेड़ा एक जगह है, उस जगह पर यूरेनियम पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में हमने बताया छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। ये जो दिख रही है ये राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। यह राजमहल की पहाड़ी का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में, उसका विस्तार थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। क्लियर है। अब आगे मैंने ये भी बताया था अपने पहले क्लास में, इसके पहले यानी जो लास्ट क्लास थी उसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे अपना हिमालय पर्वत के अंतर्गत हमने पढ़ाया था ग्लेशियर दर्रे के बारे में हम पढ़ा रहे थे। जब ग्लेशियर और दर्रे के बारे में पढ़ा रहे थे तब हमने यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा किए थे कि असम और मेघालय राज्य में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि छोटा नागपुर के पठार का कुछ पूर्वी हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा जिसे हम शिलोंग पठार कहते हैं। शिलोंग पठार, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा असम और मेघालय राज्य में विस्तृत है, जिसे हम शिलोंग पठार के नाम से जानते हैं। शिलोंग पठार, ये बात तो सत्य है कि यह शिलोंग पठार छोटा नागपुर के पठार से दूर है। शिलोंग पठार छोटा नागपुर के पठार से दूर है, जबकि हिमालय पर्वत जो है उसके बहुत करीब है। इसके बावजूद छोटा नागपुर का जो पठार है हिमालय पर्वत का भाग न होकर के बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसलिए ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में शिलोंग के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें छोटा नागपुर के पठार के जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके एकदम समान है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि शिलोंग का पठार छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तथा शिलोंग पठार के पश्चिम में गारो की पहाड़ी। मैंने बताया, ये देखो ये पूरा पठार है, ये पूरा पठारी भाग है। क्लियर है। और ये है सतह, ये हो गई सतह हमारी। अब देखो मैंने बताया ये हमारा पठारी भाग है और ये हो गए सतह दोनों साइड। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस पठार में इधर साइड देखो जो ये वाला हिस्सा है पठार का, ये हिस्सा हमारा हो गया राजमहल की पहाड़ी और जो इधर साइड का पठार है वो हो गया हमारा गारो की पहाड़ी। हमने बताया था ना मेघालय राज्य में मेघालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी का नाम था गारो। इसको अगर मैं इसके हिसाब से बना दूं, ये हमारा शिलोंग का पठार,
शिलांग का पठार जो हमारा है कुछ इस तरह का ही है। ये इस टाइप से है कुछ, ठीक है। शिलांग पठार कुछ इस टाइप से ही है। अब देखो शिलांग पठार का हमने यहाँ पर बनाया है शिलांग पठार का पूर्वी, शिलांग पठार छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा। हमने किसको बताया था? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, मान लो कि राजमहल की पहाड़ी यहाँ है, ये पहले पूरे राजमहल की पहाड़ी का विस्तार इधर था, राजमहल की पहाड़ी का पूरा विस्तार इधर था, मगर एक समय ऐसा आया कि यह बीच वाला भाग क्या हो गया? अवतलित हो गया। अवतलित हो गया मतलब कि धंस गया। ये बीच वाला भाग मतलब ये वाला भाग, बीच वाला ये धंस गया, ठीक है। अब ये धंस गया, अब ये मैदान हो गया। तो हमने बताया कि शिलांग पठार की छोटा नागपुर पठार की सबसे पूर्वी चोटी, उत्तर पूर्वी चोटी का नाम बताया राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, ये वाला हिस्सा हमने बताया राजमहल की पहाड़ी। और हमने ये वाले जो असम राज्य की बात करते हैं, मेघालय राज्य की जो शिलांग पठार है, शिलांग पठार की सबसे ये वाली पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है गारो। हम क्या समझाना चाहते हैं इसको अच्छे से समझिएगा कि राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में जो गैप बन गया है, पहले क्या था? दोनों सब जुड़े हुए थे, लेकिन एक समय आया कि बीच का जो भाग था उभरा हुआ भाग, वो क्या हुआ? दब गया, जिसे कहते हैं हम अवतलित हो गया। अवतलित होने से यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ का बीच का भाग पूरा दब गया। कैसे दब गया? भूकंप आ गया होगा, भूकंप के आने से बीच का भाग दब गया होगा। जब दब गया तो ये गंगा नदी, यहीं पर गंगा नदी बहती है, गंगा नदी, और यहाँ से आती ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवसाद, जिसको बोलते हैं कि पत्थर वगैरह, बालू पत्थर काट करके बहा के नदी लाती है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों का निक्षेपण कर दिया। यहाँ पर मतलब जमाव कर दिया, या अवसाद या निक्षेपण, उसी को बोलते हैं अवसाद, उसी को बोलते हैं निक्षेपण। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों या निक्षेपण को यहाँ पर पाट दिया गया। कहाँ पर? ये जो भाग हुआ यहाँ पर पाट दिया गया है। और जब पाट दिया तो ये क्या बन गया? एक मैदानी तरह से, मैदान का हिस्सा बन गया। तो हमने ये बता रहे थे कि गारो, छोटा नागपुर के पठार और शिलांग पठार के मध्य जो गैप बन गया है, उसे हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। यही चीज़ हम समझाने के लिए इतना सारा ये पढ़ा है, पूरा स्टोरी सुनाए। तो हम ये बता रहे थे कि छोटा नागपुर के पठार के सबसे पूर्वी पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी तथा शिलांग पठार की सबसे पश्चिमी पहाड़ी गारो पहाड़ी के बीच में जो गैप बन गया, उसे हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। इसी को हम मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप। अब एग्जाम पे आता है कि राजमहल गारो गैप किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो आप क्या लगाओगे? राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में राजमहल गारो गैप है। ये एग्जाम में पूछता मालदा गैप किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो आप बताओगे राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के मध्य में मालदा गैप है। क्लियर है? इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, ये तो हुआ हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसको रख कर रहा हूँ। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमने बताया था
हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि प्रायद्वीप भारत के पठार, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपी भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। हमने ये भी बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत है। इसके बाद हमने ये भी बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मालवा का पठार है। मालवा पठार के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। अब हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग को, ये जो सबसे पूर्व है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम है कैमूर। इस पहाड़ी का नाम है कैमूर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मध्य वाली पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मध्य की सबसे मध्य में जो पहाड़ी, उस पहाड़ी को हम भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। भांडेर। तो एग्जाम में पूछता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम क्या है, तो आप बताओगे कैमूर पहाड़ी। अगर पूछता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे मध्य की पहाड़ी का नाम क्या है, तो आप नाम बताओगे भांडेर की पहाड़ी। इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है तथा नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों में है। नाम लिख लो 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र और पूरा भाग जो भी है बचता है, शेष भाग मध्य प्रदेश में। और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा निर्धारित करती है, तो वो एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है और हमारी सीमा यहाँ तक लगती है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इसलिए हमने बोल दिया, वैसे तो है 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन हमारा विस्तार छत्तीसगढ़ को भी छू रहा है। ये छत्तीसगढ़ को भी पहाड़ी छू रहे, इसलिए हमने बता दिया कि विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों में है। अगर एग्जाम में 3 आता है तो 3 लगाना, अगर 4 आता है तो 4 लगाना। अगर ऑप्शन में 3 और 4 दोनों आते हैं तो आप 3 में क्लिक करना। क्लियर है? इसके आगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। हमने बताया था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। आज की क्लास, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा विंध्याचल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। धन्यवाद।